हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? Okay, right. Give me just 2 minutes. Yes, sir. Hello. हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी, आवाज़ आ रही है। जस्ट गिव मी 2 minutes. ओके सर। हाँ जी, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। और आज हमने पढ़ना है बीसीपी का प्रोसेस। उससे पहले कि हम इसमें बीसीपी के प्रोसेस में जाएं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है अभी तक आपका, अभी तक की कोई, जो बीसीपी के बारे में? खैर, हमने इतनी डिटेल बात नहीं की, लेकिन अभी तक कोई क्यूरी है तो मुझे बता दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, उमर। सर वो मैंने आपसे पूछना था, ये इस टॉपिक से तो रिलेटेड है, सच अभी तक क्वेश्चन नहीं है। वो रिग्रेशन में अल्फा और बीटा जब आपको टाइम मिले तो आप ना वो बता दीजिएगा। अल्फा बीटा रिग्रेशन में तो नहीं आती, अल्फा बीटा तो अलग रिग्रेशन है। टेस्टिंग में हाँ, सर वो अल्फा और बीटा टेस्टिंग जो पढ़ाई थी आपने। अच्छा। बीटा जी टेस्टिंग ये होती है कि जब हम अल्फा टेस्टिंग, बेसिकली हम इसको यूं कह लें कि जब भी हम सॉफ्टवेयर के तमाम फीचर्स अभी मुकम्मल नहीं हो पाते, जी सर।
और उससे पहले हम क्या कहना चाहिए, एक चीज़ होती है कि सॉफ्टवेयर के अभी फीचर्स मुकम्मल नहीं हो पाते, और एक चीज़ ये है कि सॉफ्टवेयर के फीचर जो है वो मुकम्मल हो जाते हैं। तो ये बुनियादी बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। मतलब इन जी अदर सर। वर्ड्स टू से कि जब हम अपनी प्रोडक्ट पूरी बना लेते हैं और उसके बाद जब ये वक्त आ जाता है कि हमने उसको मार्केट में रिलीज़ करना है। अब रिलीज़ करने का मतलब ये है कि या तो कस्टमर को देना है जो हमारा क्लाइंट है, या हमने एज अ प्रोडक्ट कमर्शियली उसको लॉन्च करना है, जी ठीक है। तो हम ये करते हैं कि जो डेवलपमेंट साइड होती है जहाँ पे सॉफ्टवेयर बन रहा है, ठीक है, उनमें से कुछ लोगों को ये कह देते हैं कि भाई आप इस सॉफ्टवेयर को ज़रा टेस्ट करके देखें। मतलब एक हो गई जो कि डेवलपर की साइड है, ठीक है। और ये हम कब करते हैं, जब सॉफ्टवेयर को हम फुली रिलीज करने से पहले करते हैं, ताकि उसमें किसी किस्म के कोई बग्स हैं तो वो हमें आइडेंटिफाई हो जाए। जी सर। ये बात क्लियर हो गई? हाँ जी सर। ओके। अच्छा, अब उसके बाद बीटा टेस्टिंग ये होती है कि एक सॉफ्टवेयर है, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द फीचर्स कंप्लीटेड हैं लेकिन कुछ फीचर्स रह गए हैं, ठीक जी है। सर। या उसके अंदर कुछ हमें पता है, मतलब डेवलपर को पता है कि कुछ बग्स हैं। जी सर। जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं ना तो कुछ चीज़ों का हमें आइडिया होता है कि इसमें बग्स होंगे। जो हमें पता हो कि ये वाला बग इसमें होगा उसको हम कहते हैं नोन बग्स। और एक ओके। ऐसा बग होता है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता कि कौन सा एरर होगा, लेकिन हमें ये पता होता है कि एरर होगा, उसको हम कहते हैं अननोन बग, राइट। तो जी सर। उस सूरत में अभी सॉफ्टवेयर, अब तीन बातें हो गई। बीटा टेस्टिंग बता रहा हूँ। बीटा टेस्टिंग ये है कि अभी सॉफ्टवेयर के जो फीचर्स हैं वो किसी हद तक कंप्लीटेड हैं, जी लेकिन उसमें अभी बग्स हैं। फीचर कंप्लीटेड हैं लेकिन बग्स अभी मौजूद हैं, ठीक है। तो जी सर। ये जो टेस्टिंग होगी, इस टेस्टिंग को क्या कहेंगे? बीटा टेस्टिंग। हेलो? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। ओके। अच्छा, उम्र नहीं है मेरे ख्याल से इस पर तो। अब अच्छा, बहरहाल उम्र अगर आवाज़ आ रही है तो मैं ये पहले बता देता हूँ कि अल्फ़ा टेस्टिंग हम पहले करते हैं और बीटा टेस्टिंग हम उसके बाद करते हैं, इसलिए नाम अल्फ़ा और बीटा है। तो बीटा टेस्टिंग का मकसद बेसिकली ये होता है कि अभी बीटा टेस्टिंग जो है वो बेसिकली करता है एंड यूज़र, ये उसमें दूसरा डिफरेंस है। और अल्फ़ा टेस्टिंग जो है वो हम करते हैं डेवलपमेंट साइड के ऊपर। तीसरी बात ये कि अल्फ़ा टेस्टिंग तब की जाती है जब अभी सारे फीचर्स मुकम्मल नहीं हैं। बीटा टेस्टिंग तब की जाती है जब फीचर सारे मुकम्मल हैं लेकिन अभी उसके अंदर हमें ये पता है कि कुछ बग्स नोन हैं और कुछ बग्स अननोन मौजूद हैं। तो ये बेसिकली बीटा टेस्टिंग होती है। तो बीटा टेस्टिंग बेसिकली जो एक्चुअल आपका यूज़र होता है, एक्चुअल जो क्लाइंट होता है, वो परफॉर्म करता है रियल इन्वायरमेंट के अंदर, ताकि उसको ये पता चल जाए कि ये सॉफ्टवेयर कैसा है। तो अब अगर उसके अंदर वो उसको ओके कर देता है तो उसका मतलब ये है कि उसको, हमें उसकी एक्सेप्टेंस मिल गई है। तो ये एक तरह से एक्सटर्नल यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी कहलाती है। तो बीटा अल्फा टेस्टिंग
फिर बीटा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग ये है कि बुनियादी फ़र्क मैंने बता दी कि अल्फा टेस्टिंग जो है वो, और हम जहाँ बनाते हैं हम उन अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोगों को कहते हैं कि तुम इसको टेस्ट करो, ये है अल्फा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग जो है वो जो एक्चुअल यूज़र होता है उसको हम देते हैं कि भाई अब तुम यूज़ करो और कोई फीडबैक जो है वो हमें दो। इसलिए ताकि जब ये ना हो कि जब हम हर जगह इसको डिप्लॉय कर दें और फिर उसमें बग्स आएँ। इसीलिए फिर हम क्या करते हैं कि जब हम सारी चीज़ें मुकम्मल कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम उसको रियल एनवायरनमेंट में यूज़र्स को दे देते हैं, जो हमारा एक्चुअल यूज़र है। उसको कहते हैं कि भाई आप इसको यूज़ करो और अगर आपको कोई बग्स नज़र आएँ तो हमें बताओ, ताकि हम जब रियल डिप्लॉयमेंट करें तो उसमें वो चीज़ें ना हो। तो इसको बेसिकली हम कहते हैं बीटा टेस्टिंग। क्लियर होगी बात? जी सर, मैंने सुन लिया आपकी बात। वो बेसिकली ना मेरी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ गया था, तो मैंने ना मोबाइल डेटा के साथ इसको कनेक्ट किया। ओके, तो बीटा टेस्टिंग ये है कि हमने एंड यूज़र से करानी है, जो हमारा क्लाइंट है। अल्फा टेस्टिंग क्या होती है, जो जी सर। हमने जहाँ डेवलपमेंट कर रहे होते हैं वहाँ से कराते हैं। बीटा टेस्टिंग का मकसद क्या है कि यूज़र को सॉफ्टवेयर एक्चुअली हैंड ओवर करने से पहले ट्रायल वर्जन के लिए दे दो और उससे पूछो कि भाई इसमें कोई बग्स तो नहीं है, अगर हैं तो बग फिक्स कर दो और अगर नहीं है तो फिर क्या करो, रियल डिप्लॉयमेंट की तरफ चले जाओ। ये है बीटा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग क्या होती है, अभी सॉफ्टवेयर बन गया है लेकिन उसको टेस्ट करने के लिए किसको दिया, इंटरनल एम्प्लॉयज़ को। ये होता है अल्फा टेस्टिंग। जी तो सर। यूँ सपोज कर लें कि मैंने प्रोडक्ट बना ली है, अब मैं पहले प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले क्या करूँगा, पहले मैं अपने ही घर के कुछ लोगों को कहूँगा कि भाई ज़रा इसको टेस्ट कर लो। जब मुझे उनसे, अगर वो मुझे कुछ चीज़ें बताएँगे तो मैं उसमें इनकॉर्पोरेट कर लूँगा, अगर वो कहते हैं कि सब ओके है तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं अपनी जो मार्केट है, मेरी एक्चुअल जो मार्केट है उसमें से चंद लोगों को कहूँगा कि भाई तुम अब इसको इस्तेमाल करके देखो। तो वो बीटा टेस्टिंग है। तो अल्फा बीटा टेस्टिंग में कॉमन चीज़ क्या है कि सॉफ्टवेयर एक तरह से मुकम्मल होता है लेकिन अभी उसमें बग्स, कुछ बग्स अननोन या नोन बग्स होते हैं। जी सर। लेकिन अल्फा टेस्टिंग किससे कराई जाती है, इंटरनल एम्प्लॉयज से, अपने 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 अंदरूनी लोगों से। और बीटा टेस्टिंग किससे कराई जाती है, जहां हमने सॉफ्टवेयर को देना है। जी और सर। पहले अल्फा होती है फिर बीटा होती है, और जब बीटा भी सक्सेसफुल हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि अब हम अपनी जो प्रोडक्ट है उसका जो फाइनल वर्जन है वो हम रिलीज कर सकते हैं। और जो जी सर। फाइनल वर्जन होता है उसको कुछ लोग गोल्ड रिलीज भी कहते हैं या प्लेटिनम रिलीज भी कहते हैं, वॉट एवर। बहरहाल, जी सर। इसके अलावा कोई सवाल है किसी का तो मुझसे पूछें। आज तुम्हारी अच्छा। टेस्टिंग मुकम्मल हो गई। जी सर। अच्छा सर, ये भी पूछना था कि ये जो बीटा टेस्टिंग होगा इसको हम टॉप डाउन अप्रोच भी कह सकते हैं, क्योंकि बेसिकली सॉफ्टवेयर तो कंप्लीट हो गया ना इसमें हमारा, मेजॉरिटी नहीं नहीं, हद तक तो बीटा टेस्ट मैंने फिर भी बताया ना कि टॉप डाउन में भी बीटा टेस्टिंग आएगी। अगर टॉप डाउन करोगे तब भी बीटा टेस्टिंग करोगे और अल्फा भी करोगे। इन दोनों का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जी सर। एक चीज है कि आप सॉफ्टवेयर को बनने के बाद टेस्ट करें, एक है कि साथ साथ बनता जाए साथ साथ टेस्ट करते जाएं। ये है दो जी बुनियादी डिफरेंस अप्रोच का। इन ठीक है अप्रोच सर। की इन अप्रोच अगर एक अप्रोच अप्लाई करोगे तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि टॉप डाउन अप्रोच में अल्फा टेस्टिंग होगी और बॉटम अप के अंदर बीटा टेस्टिंग होगी। नो, जी दोनों सर। अप्रोचेस में दो अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन दोनों रास्तों पे दोनों टेस्टिंग आती हैं, अल्फा भी आती है बीटा भी आती है। जी सर। अच्छा सर, अप्रोचेस तो हमने दो और भी पढ़ी थी जिसमें ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स भी थी। तो अगर हम ब्लैक बॉक्स या वाइट बॉक्स भी करेंगे, दोनों में से कोई एक अप्रोच करेंगे, उसके अंदर फिर हम ये दोनों अप्रोचेस यूज करेंगे, अल्फा और बीटा। अल्फा टेस्टिंग जो है वो मोस्टली, अल्फा टेस्ट जो बीटा टेस्टिंग होती है वो मोस्टली ब्लैक बॉक्स होती है। क्यों? क्योंकि एंड यूज़र कर रहा है, तो एंड यूज़र को तो कभी भी हम सोर्स कोड नहीं देते, बात खत्म हो गई। जो ऐसे ही है अल्फा सर। टेस्टिंग है वो हो सकता है कि वाइट बॉक्स हो सकती है, अमूमन वो भी ब्लैक बॉक्स होती है, लेकिन अल्फा टेस्टिंग ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स दोनों हो सकती है, लेकिन ठीक है एक्सट्रीम सर। सिचुएशन में वाइट बॉक्स होगी। बीटा तो हर सूरत ब्लैक बॉक्स होती है। जी सर। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था मेरा। हम्म, सर जब देखें, हमारे पास दो टेक्निक्स थी, एक था हम सॉफ्टवेयर या बनवा रहे हैं या हम बना बनाया ले रहे हैं ना। जब हम खुद सॉफ्टवेयर बनवा रहे होते हैं तब तो हम अपनी रिक्वायरमेंट्स उसको बताते हैं, मतलब कि जो डेवलपर होता है वो आकर हमसे रिक्वायरमेंट लेके जाता है, बाकायदा एसआरएस बनता है, देन एसएलए बनता है ना। हम्म। लेकिन जब बना बनाया ले रहे होते हैं तब तो हमने एज सच ईआरपी के मॉड्यूल ले लिए, या मतलब कि सैप या ओरेकल कुछ भी ले लिया, तो उसके अंदर तो फिर क्या नाम है, एसआरएस नहीं ना बनेगा।
SRS बनेगा, दोनों सूत्र में बनेगा, उसमें बहुत डिटेल में बनेगा, इसमें कम बनेगा। मतलब कि सर जो हमने प्रोसेस पढ़ा है वो दोनों सूरतों में ही होगा, लेकिन जो हम खुद बनवाएंगे उसमें थोड़ा डिटेल्ड हो जाएगा। एग्जैक्टली। ठीक है सर। सर क्लियर है बाकी। ओके। थैंक यू सर। अच्छा सर, एक थैंक और यू। बात थी। जी सर जी ये पूछे। ना काफ़ी काफ़ी स्टूडेंट्स भी ये कह रहे थे कि ना 2 से 3 लेक्चर ऐसे हैं जो मतलब रिकॉर्ड हुए हुए हैं आपके एंड पे और आईसीएमए की तरफ, लेकिन ना वो पोर्टल पर अपलोड नहीं है। काइंडली बासिम या शफी साहब से कहिएगा कि ना वो अपलोड कर दीजिएगा जब उनके पास टाइम हो तो। कासिम साहब सुन रहे हैं, अगर कोई ऐसी चीज़ हुई तो वो अपलोड कर देते हैं, वैसे कोई चीज़ हुई तो वो कर देंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा राइट जी। अ, इसके अलावा कोई सवाल? जी एहसान। सर मेरा एक सवाल था कि हम्म। ये जो आईपी थे बने हुए, इनके वर्जन थे IP1, IPv1 2 और इस तरह IPv6 तक गए थे। उसके बाद IP sec बन गया। तो हम्म। जो IPv5 था दरमियान में, क्या वो भी मतलब बना था और वो फेल हुआ तो किस वजह से हुआ सर? नहीं, असल में होता ये है कि बाज़ औक़ात फेल नहीं हुआ। फेल इसलिए हम उसको नहीं कहेंगे क्योंकि वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। जी सर। फेल तो तब हम कहें कि वो इम्प्लीमेंट हो और फेल हो गया हो। अच्छा, IPv4 जो था, उससे पहले V1 V2 V3, मतलब आपने एक चीज़ का ड्राफ्ट बनाया, आपने कहा अभी आप डेवलपमेंट डिप्लॉय करने गए तो उससे पहले ही आपको ख्याल आया इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट ले आओ, तो फिर वो IPv2 हो गया। फिर आपने कहा कुछ और इम्प्रूवमेंट ले आओ। तो शुरू में एक्चुअली चूंकि टेक्नोलॉजी बिल्कुल नई नई थी, इवॉल्व हो रही थी, इसलिए लोगों ने IPv4 क्या V4 पे कंसेंसस किया। अच्छा, अब अगर आप गौर करें तो IPv1 V2 V3 V4 चौथे वर्जन पे कंसेंसस किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम V6 पे कंसेंसस किया। रीजन बीइंग कि जो V5 है, अब ये जो एक्चुअल आपने सवाल पूछा है बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन इसमें फिर हमें ये कंपैरिजन करना पड़ेगा कि V5 और V4 में क्या एक्चुअली डिफरेंसेस थे। राइट। अब मैंने अभी उसकी डिफरेंसेस को नहीं पढ़ा। रीजन बीइंग कि उसकी कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। तो और दूसरी बात ये कि वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इसलिए कि वो जब वो आया तो उसके फौरन बाद जो टेक्नोलॉजी की डिमांड्स आई, वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा था, इसलिए फिर वो प्रैक्टिकल हुआ ही नहीं। इसलिए फिर हम IPv6 पे चले गए। अच्छा तो सर, ये इसका थोड़ा सा जो मैंने पढ़ा था, क्योंकि पहले हम्म। मैंने इस तरह बाकी जो ग्रुप में लड़के हैं उनसे भी पता किया, तो वो कह रहे थे ये तो बना ही नहीं था। तो जहाँ तक मैंने स्टडी किया तो उसमें ये लिखा हुआ था कि ये सेम इसी तरह ही ट्रीट बिहेव कर रहा था जिस तरह IPv4 था। और हाँ 32 बिट्स के जो है वो एड्रेस इसमें यूज़ हो रहा था, इस लिमिटेशन की वजह से। क्योंकि हमारा मकसद तो ये था IPv5 बनाने का कि वो उससे ज़्यादा अपग्रेड वर्जन बने। हम्म। तो बहरहाल फिर उसकी लिमिटेशंस की वजह से, और दूसरा वो उसके थ्रू जो कम्युनिकेशन बहाल की जा रही थी वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज के ऊपर की जा रही थी सिर्फ। तो इन हम्म। इन वजूहात पे फिर वहाँ पे लिखा हुआ था कि इसको फिर इम्प्लीमेंट एज अ स्टैंडर्ड नहीं बनाया गया। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि इम्प्लीमेंट हम इसलिए नहीं कह सकते कि वो फेल नहीं हुआ, लेकिन मैंने यही बात की थी कि जब वो उसकी डिप्लॉयमेंट का टाइम आया ना, IPv5 का, आ, अभी एक्चुअल जो कोर डिफरेंस है वो मैं नहीं बता रहा, लेकिन क्या कहना चाहिए, जो जेनेरिक एक ओपिनियन है वो यही है, वो ये कि एक तो इन दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस नहीं था, लेकिन हुआ ये कि जब IPv5 की डिप्लॉयमेंट का टाइम आया तो उस वक्त जो टेक्नोलॉजिकल नीड्स थी वो उनको IPv5 फुलफिल नहीं कर रहा था। हाँ, जब IPv5 बना था उसमें डेफिनेटली इंप्रूवमेंट्स आएंगे, फास्ट था। IPv5 IPv4 से फास्ट है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर हम अब पूरी दुनिया में IPv4 इम्प्लीमेंटेड था, अब ज़रा सोचें कि पूरी दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर से IPv4 को निकालना है और IPv5 को इम्प्लीमेंट करना है, तो ये जो कॉस्ट ऑफ चेंज थी उसकी अगेंस्ट जो कॉस्ट ऑफ बेनिफिट था, जो बेनिफिट था IPv5 लाने से, वो बेनिफिट उस कॉस्ट से कम था।
इसीलिए जी फिर IPv5 को एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन कतन ये चीज़ बात नहीं है कि IPv5 फ्लॉप था। IPv5 IPv4 से इम्प्रूव वर्जन था। लेकिन चूंकि पूरी दुनिया में IPv4 चल रहा था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ सिस्टम्स होते हैं उनको कहते हैं लेगेसी, कि वो जी सर। पुराने होते हैं लेकिन वो आपकी रिक्वायरमेंट्स को बड़ी ग्रेस के साथ फुलफिल कर रहे होते हैं। तो जी सर। IPv4 को IPv5 से रिप्लेस करने की जो कॉस्ट थी वो कहीं ज़्यादा थी उसके इंडिविजुअल बेनिफिट से। तो दुनिया ने कहा कि नहीं, इसको ज़रूरत नहीं है। दूसरी ठीक बात है। ये थी कि जब IPv5 की डिप्लॉयमेंट का टाइम आया, उस वक्त दुनिया में जो टेक्नोलॉजिकल चेंज या डिमांड्स थी उसको IPv5 कंपेटिबल नहीं था। इन दो वजूहत की बिना पे IPv5 को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, इसलिए उसका नाम भी नहीं है। लेकिन ये कतन नहीं है कि V5 V4 से कम एफिशिएंट था। IPv5 V4 से ज़्यादा एफिशिएंट था। लेकिन मैंने आपको बता ठीक। दिया, जो कॉस्ट ऑफ चेंज थी वो आपकी बेनिफिट से कहीं ज़्यादा थी, इसलिए फिर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ओके सर, क्लियर होगा। क्लियर? अच्छा जी, अगली बात। अब मैं आप लोगों को, अच्छा जी बिलाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे एडिटर रूल्स में कुछ कंफ्यूजन है। पूछें। सर मसलन कि वो अगर फायरवेल के पास चला गया तो वो क्या करेगा, अगर किसी कंपनी में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज ना हो तो फिर क्या करेगा, इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन है सर। उसने कुछ भी नहीं करना, उसने सिर्फ देखना है, एविडेंस नोट करनी है और नॉन कंप्लाइंस रेज करनी है। फायरवॉल के पास जाएगा तो क्या मतलब, फायरवॉल के पास जाएगा, बड़ा अच्छा सवाल फॉर पूछा। एग्जांपल सर, फॉर एग्जांपल फायरवॉल काम नहीं कर रहा था तो IS एडिटर वहां पे गया तो फिर वो क्या करेगा। वो क्या करेगा, हाँ सर। ये मैं आपको बताऊं, अभी बता दूं? हाँ सर क्योंकि सर 3 दिन के बाद मेरा पेपर है इसीलिए। भाई ये बोलो ना, अभी तो पूरा चैप्टर है इसके ऊपर भाई। चलो चार नहीं चीजें बता देता हूँ, चार चीजें बता देता हूँ बड़ी सीधा सीधा। पहली बात, वो ये देखेगा कि फायरवॉल जो है हाँ। उसमें जो, क्या फायरवॉल सही जगह पे लगी हुई है, पहली बात। चौकीदार को अगर घर के अंदर बिठा दोगे तो सही है? हाँ सर। नहीं ना। नहीं सर। सबसे पहले प्लेसमेंट ऑफ फायरवॉल देखेगा, पहली बात। दूसरा वो ये देखेगा कि क्या फायरवॉल प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड है, दूसरी बात वो ये देखेगा। यस। तीसरा वो ये देखेगा कि फायरवॉल के अंदर जो रूल्स अप्लाई किए हुए हैं फिल्टरिंग के, कौन सी ट्रैफिक यस। आनी देनी है, कौन सी ट्रैफिक नहीं आने देनी, उन उस वो जो क्राइटेरिया है, क्या वो क्राइटेरिया अप्रूव्ड क्राइटेरिया है, वो तीसरी चीज ये यस सर। देखेगा। चौथी चीज वो ये देखेगा कि जो फायरवॉल है उसका जो, वो आउटडेटेड है या वो अपडेटेड है। चौथी चीज वो ये देखेगा। पांचवी चीज वो ये देखेगा कि जो फायरवॉल है उसके अंदर जो उसके अंदर जो रूल्स को इम्प्लीमेंट करने वाला की जिम्मेदारी है, क्या वो यस शख्स सर। प्रॉपरली आइडेंटिफाइड है, क्या वो शख्स प्रॉपरली ट्रेन्ड है, उसका ट्रेनिंग रिकॉर्ड देखा जाएगा। क्या वो शख्स प्रॉपरली ऑथोराइज्ड है, क्या फायरवॉल में जब भी कोई चेंज आती है तो क्या वो प्रॉपर चेंज अप्रूवल के थ्रू आती है, क्या फायरवॉल के जो लॉग्स हैं वो मेंटेन होते हैं, क्या उनके यस। लॉग्स को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू किया जाता है, क्या लॉग्स का एनालिसिस किया जाता है, और क्या लॉग्स के एनालिसिस के बाद फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज किया जाता है। बताऊं आगे या काफ़ी है? सर बस का नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि सर हर टॉपिक से रिलेटेड ये रूल्स आते हैं। क्या मतलब? मतलब है कि सर मेरा एक दोस्त है, वो सीनियर है, उसने MIS पेपर क्लियर किया हुआ है। वो कह ओके। रहा था कि तकरीबन इससे तकरीबन 10 से 15 MCQs आते हैं, वो भी 2 नंबर वाले। कि अगर किसी कंपनी में फॉर एग्जांपल सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज ना हो हम्म। तो फिर वो पहले क्या चेक करेगा अगर ऑडिट करना हो उस कंपनी का। फिर उसने इस तरह बता दिया कि अगर किसी कंपनी में एक आदमी 2 ड्यूटीज दे रहा हो तो फिर वो क्या चेक करेगा। इस तरह सर क्लाउड कंप्यूटिंग से उसने मुझसे ऐसे बहुत सारी चीजें पूछी। तो आपको जवाब, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज के लिए आपका सवाल ही पूरा नहीं है, अधूरा सवाल है, दोबारा पूछो। मतलब सर अगर किसी कंपनी में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज ना हो ना हो तो तो। वो कैसे हाँ नहीं, सर। ये कैसे पता चल गया कि ना हो? मैं तो पहला ये सवाल करूंगा।
सर वो पहले वो बता देंगे कि इस कंपनी में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है, तो कौन फिर आप कौन बता देगा? पेपर सर वो पूछने वाला बता देगा एक्सक्यूज में हाँ सर, वो एक्सक्यूज में यही लिखा होगा। कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है। हाँ सर। सर अच्छा, तो फिर ऑडिटर ने क्या करना? जब पता चल गया कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है, तो फिर तो क्या फिर हुआ? तो फिर सबसे पहले वो क्या चीज चेक करेगा सर? एक्सक्यूज में इस तरह पॉइंट दिए होंगे कि ये करेगा वो करेगा ये। सर उसने मुझे तकरीबन 88 या 90 एक्सक्यूज दिए हुए, वो सारे इसी रूल्स के मुताबिक। वो कह रहा था कि इससे तकरीबन 6 से 7 एक्सक्यूज आएंगे। तो सर वो भाई, सारे इसी रूल्स। तो मुझसे वो पूरी इंफॉर्मेशन तो शेयर करो तो मैं बताऊं उसका सोल्यूशन। अब सर मैं ये सेग्रीगेशन ड्यूटी के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, वो तो डिपेंड करता है सर कि आप किस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। आप ऑर्गेनोग्राम देखोगे, आप लोगों की जेडी देखोगे, जॉब डिस्क्रिप्शन देखोगे, आप लोगों के रोल्स कोड देखोगे। यस सर। इसी तरह क्लाउड कंप्यूटिंग से भी इस तरह, ई कॉमर्स, हर चीज में सर उसने कहा था कि इस तरह रूल्स आएंगे। हाँ, तो मैं भी इसी तरह ही करा रहा हूँ। सर जी जी। चलो सही सर। सर इसके सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज के हवाले से मैं थोड़ा सा बात करूं। जी जी बोले। सर ये जिस तरह मिलान ने पूछा है ना सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, तो इसका पहली बात तो इस तरह कोई नहीं बताता ऑर्गेनाइजेशन का हमारे पास के सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है, जो भी बंदा जहाँ पे ऑडिट करने जाए, क्योंकि ये तो अपनी मतलब खुद ही वो वीक पॉइंट दे देना होता है कि भाई सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है यहाँ पे। दूसरा ये इन केस तभी होता है जब शार्टेज हो, जो एम्प्लॉई अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज शार्ट हैं तो किसी एक बंदे को 2 ड्यूटियां दे दी या इस तरह, तो ये तो चेक वो लाजमी करते हैं, फिर इसमें कोई नहीं, वो तो। इनका इनका सवाल जहां तक मैं समझा नहीं हूं ना, वो इनका सवाल ये नहीं है। इनका सवाल ये है, ये सवाल ये नहीं कि आप जो कह रहे हैं ना, आप तो ये कह रहे हैं कि कहीं ऑडिटर कहीं ऑर्गेनाइजेशन में गया। इनका सवाल ये है कि एग्जामिनर ने पेपर में ये लिखा होगा कि हाँ सर, यही एग्जाम में लिखा लिखा होगा होगा किसी। कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है। अब इन्हें ये तो हाँ पता चल सर। गया, अब मैं पूछ रहा हूँ आगे क्या पूछेगा वो, ताकि मैं जवाब दूं। आधी बात तो इन्होंने बता दी, आधी बात पूरी नहीं बता रहे ना। सर मैं ये और कह रहा हूँ कि वो फिर सबसे पहले वो क्या चीज चेक करेगा? वो सबसे पहले क्या चीज चेक करेगा? यस सर। ये जो आपने सवाल पूछा है ना अभी, ये बहुत जेनेरिक सवाल है कि उसने कह दिया वो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी किसी डिपार्टमेंट के हवाले से पूछेगा ना। हाँ सर अच्छा चलो, सही है। मैं यूं कह देता हूँ। सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे? सबसे पहले आप एचआर की पॉलिसी चेक करेंगे, नंबर वन। पॉलिसी। यस सर। ठीक है, एचआर की पॉलिसी चेक करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, आप क्या चेक करेंगे कि क्या उस ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनोग्राम है, ये चेक करेंगे। नंबर यस थर्ड, सर। आप क्या चेक करेंगे, क्या वहाँ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चरिंग है। यस लेकिन सर। जो सीक्वेंस मैं बता रहा हूँ ये जरूरी नहीं है, ये यूनिवर्सल सीक्वेंस नहीं है। मैं तो अपनी अप्रोच से बता रहा हूँ। चौथी चीज क्या करूंगा मैं, अब अगर मैं किसी सॉफ्टवेयर में देख रहा हूँ तो मैं किसी प्रोसेस को ऑडिट कर रहा हूँ, तो मैं पूछूंगा कि ये काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी हैं। तो मैं लोग आइडेंटिफाई यस सर। करूंगा, मैं 2 से 3 लोग आइडेंटिफाई करूंगा। फिर मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये आपस में सेग्रीगेटेड नहीं है? मैं उन सब की जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ूंगा। अगर हर एक की जॉब डिस्क्रिप्शन में एक ही काम लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब है? मतलब है कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है। बिल्कुल। तो मैंने पहला पॉइंट क्या बताया, एचआर की पॉलिसी है कि नहीं, नंबर एचआर वन। पॉलिसी नंबर फिर। टू, क्या ऑर्गेनोग्राम है कि नहीं, क्या लोगों के यस। रोल्स डिफाइन है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो मैंने कहा है ना, ऑर्गेनोग्राम, इसका मतलब ही यही है कि चेन ऑफ कस्टडी क्या होगी, चेन ऑफ कमांड क्या होगी, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको कमांड देगा, कौन किसकी सुपरविजन में होगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, किसकी क्या अथॉरिटी होगी, किसका क्या रोल होगा। उसकी केस में अगर वो अपने रोल को पूरा ना करे तो अकाउंटेबिलिटी क्या होगी, वो किसको रिपोर्टिंग यस। करेगा। ये सब चीजें होती हैं। ओके सर। लेकिन वो जो सवाल हैं वो खुफिया तो नहीं है। नो नो सर, क्यों खुफिया? मुझे दे दो, मैं इन सबके सामने रख के सबके सामने शेयर कर दूंगा, तुम लोगों को बता दूंगा। अच्छा, तुम्हारा ये पेपर अगर परसों का पेपर है, एग्जाम कब है? मेरे ख्याल में 26 है सर, 26 पे पेपर है मेरा। तो क्वालिफाई हो गया फिर तो तुम नहीं आओगे। सर वैसे क्लासेस लूंगा इंफॉर्मेशन के लिए इंशाल्लाह।
तो अभी तुम अच्छा चलो बाहर। अटेम्प्ट अच्छा मैंने भी करना है सर। चलो अटेम्प्ट करके फिर मुझे बताना, एक काम करना, अटेम्प्ट करके याद रखना सवाल कि क्या आए। ठीक है सर। ओके सर, क्योंकि मैं फिर इंशाल्लाह सारे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा सर। हाँ अभी अटेम्प्ट करने की वैसे सिचुएशन आई नहीं है, 50% कोर्स, 50 to 60% कोर्स कवर हुआ है अभी। बहरहाल हाँ सर। आगे चलते हैं, चॉइस इज यूअर्स। अब आपने करना क्या है, आप लोगों ने मुझे नेक्स्ट क्लास के अंदर एक काम करके देखना है, हर हर एक ने काम करके देना है। वो काम क्या है ये सब अपने पास नोट डाउन करें। पहली बात, अभी हम बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं, उसके लिए थोड़ा थोड़ा हमें रिस्क असेसमेंट आनी चाहिए। मैं आपको 5 चीज़ों के नाम बताऊंगा, आप लोगों ने मुझे उन सब 5 चीज़ों की कुछ रिस्क असेसमेंट करके बतानी है। नंबर 1 लिखें, बहुत बेसिक से शुरू करते हैं। हर कंपनी के अंदर, चाहे वो आईटी कंपनी हो चाहे वो नॉन आईटी कंपनी हो, हर कंपनी या नॉन आईटी कंपनी के अंदर प्रिंटर्स होंगे जिससे हम प्रिंटिंग करते हैं। तो नंबर 1 पे लिखें प्रिंटर्स। वहाँ पे स्कैनर्स भी होंगे, वहाँ पे फैक्स मशीन भी होगी, वहाँ पे फोटोकॉपियर भी होगा। तो 4 डिवाइसेस हो गई, स्कैनर्स नंबर 1, नंबर 2 प्रिंटर्स, नंबर 2 नंबर 3 कॉपियर्स फोटोकॉपियर्स, नंबर 4 फैक्स। आजकल ऐसी मशीन्स आ गई हैं जिसमें तीनों या चारों फंक्शंस कंबाइन होते हैं, उनको हम कहते हैं एमएफपीस, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर्स। ये हो गई टोटल 4 डिवाइसेस। पांचवी मैंने आपको बता दिया कि अगर इनको कंबाइन कर दें, एक ही डिवाइस में चारों की फंक्शनैलिटी डाल दें, तो वो एमएफपी बन जाएगा, मल्टी मल्टी फंक्शनल प्रिंटर। आजकल ये जितनी स्मार्ट डिवाइसेस हैं इनके अंदर वाईफाई कनेक्टिविटी है। अगर वाईफाई है इसका मतलब है कि डाटा कोई हमसे कनेक्ट हो सकता है और हम किसी से कनेक्ट हो सकते हैं। इनके अंदर मेमोरी भी है। अच्छा, इनके अंदर स्टोरेज भी होती है। अब अगर किसी भी डिवाइस के अंदर कनेक्टिविटी है और कोई अनऑथोराइज शख्स उस कनेक्टिविटी को एक्सप्लॉइट करके आपके सिस्टम में एक्सेस हासिल कर लेता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने डाटा को ब्रीच किया। हमने क्या करना है, ये जो मैंने 4 डिवाइसेस के नाम आपको लिए, और पांचवी चीज है हमारा डाटा। राइट, डाटा से मेरी मुराद है, डाटा दो किस्म के हमारे ऑफिस में, अमूमन तमाम जगहों पे दो किस्म डाटा की दो शक्लें होती हैं। या तो डिजिटल डाटा होता है, पेपरलेस इन्वायरमेंट में डाटा बेसिस में होता है, या फिर डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में डाटा होता है। तो डाटा इन हार्ड फॉर्म, डाटा इन सॉफ्ट फॉर्म। आपने करना यह है कि इन पांचों चीज़ों के पांच पांच, हर एक के पांच पांच रिस्क आइडेंटिफाई करने। राइट, क्या रिस्क हैं ये आपने आइडेंटिफाई करने। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, हर रिस्क के कॉरिस्पॉन्डिंग एक या दो, कम से कम एक, और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है, आपने कंट्रोल्स आइडेंटिफाई करने हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं। इसकी मैं मिसाल ऐसे दे देता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि आपके लैपटॉप से डाटा चोरी ना हो, तो रिस्क क्या है, अनऑथोराइज डाटा कॉपी या डाटा थेफ्ट, कोई डाटा चोरी कर लेगा, ये रिस्क है। इस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए मैं क्या कंट्रोल लगाऊंगा, मैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाऊंगा। राइट, तो ये मेरा कंट्रोल हो, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एक कंट्रोल है और डाटा थेफ्ट एक रिस्क है। अब आपने हर डिवाइस से रिलेटेड मुझे पांच पांच रिस्क, आप लोगों ने एक टेबल बनाना है। टेबल के एक कॉलम में डिवाइस का नाम होगा, दूसरे कॉलम में उसके रिस्क होंगे, और तीसरे कॉलम में हर रिस्क के कॉरिस्पॉन्डिंग एक या एक से जायद प्रिवेंटिव या डिटेक्ट करेक्टिव या किसी भी किस्म के कंट्रोल्स होंगे। अभी मैं उसमें क्लासिफिकेशन नहीं कर रहा। और ये काम हर शख्स ने मुझे, जो मेरी बुध वाली क्लास है उसमें देना है, और फिर मैं हर एक की शीट को यहाँ डिस्प्ले करके वो आपसे शेयर करूँगा। डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेबल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए और इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। आपने वो डॉक्यूमेंट खुद मुझसे शेयर करने से पहले अपने किसी कुलीग को चेक कराना है, जिसको हम सुपरवाइजरी रिव्यू कहते हैं। तो दो लोग एक एक आपस में कोशिश करें कि अगर आप में से किसी का एक दूसरे से राब्ता है, तो दो लोग एक क्या काम करें कि पहले अपना अपना काम करें,
और फिर उसके बाद अपनी अपनी फाइल अपने दूसरे कोलीग से शेयर करें, जिसको हम कहते हैं सुपरवाइजरी रिव्यू। उससे देखें कि क्या कोई इम्प्रूवमेंट आई या नहीं। आप जिसको चेक कराएंगे, जो सुपरवाइज़र होगा, वो आपको कोई फीडबैक देता है या नहीं देता। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम सुपरवाइज़र को चेक कराते हैं, सुपरवाइज़र तो कोई फीडबैक नहीं देता, लेकिन हमें खुद अंदाज़ा हो जाता है कि कहाँ हमें बेहतरी लानी है। तो ये फ़ायदा होता है सुपरवाइजरी रिव्यू का। अब ये जो असाइनमेंट मैंने आपको दी है, इससे रिलेटेड किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछें। ये आपने वेडनेसडे को मुझे देना है, चाहे डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हो। एक पेज बनेगा, उसमें एक टेबल होगा, टेबल में टोटल 4 कॉलम होंगे। पहले कॉलम में सीरियल नंबर, दूसरे में डिवाइसेस, तीसरे में रिस्क, चौथे में उनके कंट्रोल्स। जी जी हमजा। जी अजीजुर रहमान। सर ये था कि ये 5 रिस्क हैं और इनका हर रिस्क का एक एक कंट्रोल बताना है या टोटल सिर्फ ओवरऑल एक कंट्रोल बता देना है? 5 खतरे हैं, तो हर खतरे के लिए एक हिफाजती मैयर लोगे ना, ठीक है तो टोटल 25 रिस्क होंगे कम से कम, ठीक है और टोटल 25 ही कंट्रोल्स होंगे, क्योंकि 5 ठीक डिवाइसेस, है सर। 4 डिवाइसेस हैं और पांचवी चीज क्या है, डाटा। सर डाटा का भी रिस्क बताना है कि सिर्फ ये 4 डिवाइसेस में जो डाटा को रिस्क आएगा वो बताना है ना? चारों में डाटा को रिस्क नहीं है, इन चारों की वजह से आपको क्या रिस्क है, और फिर डाटा के अपने रिस्क क्या है। डाटा को कॉपी कर ले, कोई करप्ट कर ले, कोई थेफ्ट कर ले, कोई चोरी कर ले, ये रिस्क है। ठीक है सर। तो सर ये आपको मेल करनी है या कैसे करेंगे? ये आप सब लोग मुझे ईमेल पे ईमेल करेंगे अपना नाम लिख के, लेकिन क्लास से पहले सब मुझसे शेयर ठीक है करेंगे। सर। ठीक है सर। जीत है। अच्छा, दूसरी बात, आप में से कौन लोग हैं जिनका थोड़ा बहुत डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिस्क मैनेजमेंट से ताल्लुक है, ताकि मैं कुछ प्रैक्टिकल चीजें मैं कराऊं। हाँ जी। सर आपका ईमेल एड्रेस दे दें। मेरा ईमेल नहीं है, वो जो मैंने आप लोगों को ग्रुप नहीं बनाया हुआ, सर सबके पास मैंने लेट ज्वाइन किया था, फिर मैंने आपसे कहा था, आपने कहा मेरा कोई ग्रुप नहीं है। ग्रुप नहीं, वो जो क्लास है भाई हमारी, misicmap@gmail.com, नहीं सर, मुझे उसका कुछ भी नहीं पता। misicmap@gmail.com। ठीक है सर। ओके। सर पिछला असाइनमेंट भी यही मेल करना था? हाँ जी। अच्छा सही। और किसी का कोई सवाल? सर एक बार रिपीट कर देंगे? रिपीट क्या करूं, नाम या असाइनमेंट? नहीं, असाइनमेंट जो आपको बना के देना है। असल में सर आप मेरी लोगों ने, नेट कनेक्शन थोड़ी स्लो चल रही है। मैंने ये कहा है कि आप लोगों ने, मैंने बेसिकली रिस्क असेसमेंट की एक असाइनमेंट दी है, और मैं अभी बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू कर रहा हूँ कि अगर कोई कंपनी भी थोड़ी बहुत भी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में एक फैक्स मशीन तो होगी, एक उसके अंदर प्रिंटर होगा, वहाँ स्कैनर भी होगा, वहाँ फोटोकॉपियर भी होगा, और वहाँ डाटा भी होगा। कुछ डाटा कंप्यूटर पे रखा होगा, कुछ डाटा पेपर की फॉर्म में होगा, पेपरलेस या पेपर बेस्ड। अब ये हो गई टोटल 4 डिवाइसेस के नाम लिखें और 2 किस्म के डाटा है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप सब ने या तो इंटरनेट से देखें, यूट्यूब पे वीडियोस देखें, कहीं मर्जी से रिसोर्स देखें, मुझे ये आपने बताना है कि स्कैनर के गलत इस्तेमाल से या स्कैनर से ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को या ऑर्गेनाइजेशन को क्या खतरा हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, ये ऐसे ही है कि मेरी टेबल पे स्कैनर रखा हुआ है
और वो अनअटेंडेड है, कोई भी शख्स आता है मेरी टेबल से पेपर एक लेता है, स्कैन करता है और चला जाता है, तो डाटा तो ब्रीच हो गया ना। हम्म, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि मुझे हर डिवाइस के रिस्क बताने, कि उसको रिस्क का मतलब ये है कि उससे उसके नामुनासिब इस्तेमाल से क्या खतरात हो सकते हैं, और फिर उन खतरात से बचने के लिए कंट्रोल्स बताने। तो टोटल 4 डिवाइसेस हैं और 2 किस्म का डाटा मैंने बताया, तो हर एक के रिस्क बताने 5-5, तो ये हो गया तकरीबन 30, और हर एक के फिर कंट्रोल्स बताने, कम से कम एक कंट्रोल, तो ये हो गया टोटल 60। 30 रिस्क और 30 कंट्रोल्स। सही है सर, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? थैंक यू। जी सर। लेकिन ये एक आपने टेबल की फॉर्म में बनाना है या डॉक्यूमेंट वन पे, कुछ ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी, मीनिंगफुल रिस्क और मीनिंगफुल कंट्रोल्स निकालने। और अगर किसी का कोई एक्सपीरियंस है तो वो जरूर शेयर करें, ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ताकि मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा प्रोफेशनल अप्रोच के थ्रू हम ये चीजें कंडक्ट करें। और कोई इनपुट देना चाहे? चलें यार, आगे चलते हैं। जी तहरीन, जी सर। कोई सवाल? एहसान? सर आपने बोला कि किसी का कोई रिस्क असेसमेंट से कोई वास्ता है तो वो बता दे। बता तो दें। सर डेटा के हवाले से तो नहीं है, मगर एसेट्स जो हैं उनके हिसाब से जिस इदारे में मैं हूँ तो वहाँ पे उनके हवाले से रिस्क असेसमेंट की जाती है सर। आप कौन से इदारे में पे पूछूंगा? नेवी में हो तुम? जी सर। अच्छा, तो किस तरह के, अब मसला ये है कि कुछ जो इन्फॉर्मेशन बता सकते हो वो बता दो। अब मैं ये तो नहीं कह सकता अपने एसेट्स बता दो। नहीं नहीं सर, मैं बता देता हूँ वैसे। अब अच्छा। जिस तरह सर फायर हैजर्ड्स हैं, अब अगर कोई जहाज है शिप पे तो उसके ऊपर इसके हवाले से मतलब रिस्क को देखा जाता है कि क्या क्या हैजर्ड्स हो सकते हैं फायर के हिसाब से, तो पूरी ये तो अरेंजमेंट्स अच्छा, उसकी। एक और बात मैं यहाँ पे, चलो ये अच्छी बात है। मैं इसको यूं भी कह सकते हैं कि जरूरी नहीं कि जहाज पे हो, जो ये जो मैं फिजिकल है ना, ये बिल्कुल जहाज पे बिल्कुल सर, हैसियत नहीं है, ये हर जगह पे हो सकते हैं। बिल्कुल सर, बाहर भी हो सकते हैं, और ज़्यादातर बैंक्स वगैरह में अगर बंदा देखे या किसी और इदारे में भी तो फायर फाइटिंग के हिसाब से वहाँ पे अरेंजमेंट्स होती हैं। बताएं। अच्छा, ओके, ठीक है, कुछ एक बताना तो ये, चाहेंगे? जी सर, जो अरेंजमेंट्स होती हैं उनके हवाले से। नहीं मतलब रिस्क क्या है? रिस्क रिस्क सर फायर की हो सकती है ना, उसके फायर के फिर आगे मुख्तलिफ किस्म में के सॉलिड फायर हो सकती है, लिक्विड फायर हो सकती है, या इस तरह के फिर उस हिसाब से उसके अरेंजमेंट्स प्री प्लान किए जाते हैं कि हम्म। उस किस्म के फायर एक्सटिंग्विशर्स रखे जाते हैं, या कोई फिक्स फायर फाइटिंग अरेंजमेंट्स हैं तो वो की जाती हैं। और उसके अलावा शिप पे अगर देखा जाए तो वो डीफ्लडिंग का हिसाब बनता है, उसके लिए भी प्री प्लान अरेंजमेंट्स की जाती हैं। इस तरह के पंप्स वगैरह होते हैं जिसके थ्रू हम उस खतरे को हैंडल कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, तो मैं इसकी मिसाल इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी है, सॉफ्टवेयर हाउस जी है, तो सर। वहाँ पे एक डाटा सेंटर होता है, ठीक है। जी सर। अब जी सर। हो सकता है कि वहाँ पे आग लग जाए। अच्छा, इसको हम क्या कहेंगे? फायर इरप्शन। ठीक है, ठीक है सर। टेक्निकल वर्ड्स में हमने बात करनी है, ओके। अब सबसे पहला काम तो ये है कि फायर लगे ही ना। फायर लगे ना, हमें ये तलाश करना है कि फायर किससे लगती है अमूमन। जी सर। इसका मतलब ये है कि अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो फायर हो सकती है, लग सकती है, तो हम कह देंगे जी स्मोकिंग इज नॉट अलाउड, नंबर 1। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो हम कमरे में क्या लगा देंगे कि हमें सबसे पहले तो कर दिया कि जी स्मोकिंग अलाउड नहीं है डाटा सेंटर में। लेकिन अगर फिर भी कोई स्मोकिंग कर रहा है तो फिर हमें फौरन पता चलना चाहिए कि स्मोकिंग कर रहा है। उसके स्मोक लिए क्या होता है? डिटेक्टर्स। हम स्मोक स्मोक डिटेक्टर्स डिटेक्टर्स। लगा देते हैं। जी अच्छा, सर। अब स्मोक डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि स्मोक डिटेक्टर ने डिटेक्ट कर लिया? उसके लिए वहां पे अलार्म होना चाहिए, और जी अलार्म और स्मोक डिटेक्टर जो है वो लिंक्ड होने चाहिए। आपको ये बिल्कुल पता सर। है कि ये जो अभी लाहौर में हफीज सेंटर के अंदर आग लगी थी, जी करेक्ट मी सर। इफ आई एम रॉन्ग, वहां पे हफीज सेंटर का नाम सुना है ना सबने? बहुत जी सर। ज्यादा जी आग सर। लगी थी, करोड़ और कितने रुपए का नुकसान हो गया था, पता नहीं।
वहां पे प्रॉब्लम पता क्या था, वहां पे फायर डिटेक्शन सिस्टम भी था, वहां पे फायर सप्रेशन सिस्टम भी था। फायर एक होता है फायर को डिटेक्ट करना, उसको कहते हैं फायर डिटेक्शन सिस्टम। एक होता है फायर लग जाए तो उसको खत्म करना, कंट्रोल जी करना, सर। उसको कहते हैं फायर सप्रेशन सिस्टम। फायर सप्रेशन सिस्टम कई किस्म के होते हैं। एक मिसाल दे देता हूँ, स्प्रिंकलिंग। उसको कहते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर क्या जी होता है सर, कि आपके कमरे में पानी की पाइप्स लगी होती हैं, वो बिल्कुल सर। जैसे ही वहां पे स्मोक डिटेक्टर स्मोक डिटेक्ट करता है, वो जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिकली पानी को रिलीज कर देता शावर है। की तरह फेंकना शुरू कर देता है बिल्कुल सर। फवारे की तरह फेंकना शुरू। अब हुआ जी ये कि हफीज सेंटर के अंदर पानी, अब स्प्रिंकलर सिस्टम में पानी कहाँ से आएगा, पाइप के थ्रू। जी पाइप सर, बिल्कुल। इससे कनेक्ट होगा पंप के साथ। टैंकी के थ्रू। टैंकी और पाइप के दरमियान क्या लगा होता है, वॉल्व। पंप। हुआ ये कि वो वॉल्व एक दिन लीक हो गया। वॉल्व लीक होने के बाद वॉल्व को ठीक नहीं किया गया, पानी के ज़या को बचाने के लिए उन्होंने वॉल्व ही बंद कर दिया। अच्छा। समझ आई बात की। जी सर, उसकी बिल्कुल। वजह से ये हुआ कि जब वहां आग लगी, स्मोक डिटेक्टर ने उसको डिटेक्ट किया, संडे वाला दिन था, उसने रिपोर्ट किया, फायर डिटेक्शन सिस्टम ने फायर सप्रेशन को रिपोर्ट किया। जी सर, लेकिन स्प्रिंकलर सिस्टम ने काम किया, लेकिन उसमें पानी ही नहीं आया क्योंकि पीछे से वॉल्व भी बंद था। बिल्कुल कितनी सर। बड़ी गलती है। गलती है सर, बिल्कुल। और लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है वहां पे, राइट। और ये मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा, ये रियल स्टोरी है, रियल इंसिडेंट है, अगर आप इसको पढ़ें। जी सर। लेकिन प्रॉब्लम अब ये, बाहर अगर यही चीज हो तो इसके ऊपर एक वाइट पेपर लिखा जाए, इंसिडेंट हो, और वो उसको पब्लिश करें कि भाई इससे हमने लेसन क्या लर्न किया। यहाँ अब ये जो गलती थी, ये ऑपरेटर मिस्टेक भी थी, कि जिस शख्स बिल- ने देखा कि पानी का ज़या हो रहा है, उसने क्या किया, उसने पानी के ज़या को रिपोर्ट नहीं किया या इमीडिएटली फिक्स नहीं किया, बल्कि वॉल्व भी बंद कर दिया, बगैर ये समझे कि अगर आग लग गई तो स्प्रिंकलर सिस्टम को पानी की सप्लाई तो मुअत्तल है, तो फिर वो काम कैसे करेगा। इसका मतलब है कि वो नाआशना था, या अगर वो नाआशना नहीं था तो हो सकता है किसी ने शरारत में ही वॉल्व बंद कर दिया। इसका मतलब क्या है, वॉल्व तक जो लोगों की एक्सेस थी वो अनअटेंडेड थी, रिस्ट्रिक्टेड थी। अब ये कैसे चेक किया जाए कि किस शख्स ने वॉल्व बंद किया था, ये पता ही नहीं चलाया जा सकता क्योंकि वहां कोई सर्विलेंस कैमरा ही नहीं था, मॉनिटरिंग ही बिल्कुल। नहीं थी। अब कोई कहेगा कि पानी के वॉल्व की जगह सर्विलेंस कैमरा लगाने की क्या जरूरत, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद शायद सबको समझ आए कि हाँ वाकई वहां पे सर्विलेंस कैमरा होना चाहिए था। बिल्कुल सर। कुछ कुछ क्लियर हुआ। बिल्कुल सर। तो ये है फिजिकल। तो मैंने क्या कहा है कि आपने, अच्छा इसका मैं एक हिंट दे देता हूँ, आपने करना क्या है, कोशिश ये करें कि आप लोग रिस्क की कोई ग्लॉसरी निकालें। मैं एक हिंट दे रहा हूँ कुछ लोगों को, देखता हूँ कितना उस लोग उसको फॉलो करते हैं। साइबर रिस्क की ग्लॉसरी, ग्लॉसरी क्या होती है, या उसका कोई इंडेक्स जिसमें तमाम पॉसिबल साइबर रिस्क की कलेक्शन होगी, या डिक्शनरी। वहां से आपने क्या करना है, वहां से आपने पहले रिस्क आइडेंटिफाई करें, फिर देखें कि ये कौन सा रिस्क आपके केस में अप्लाई हो रहा है, और फिर उसका कंट्रोल क्या हो। तो स्टेज 1 में आपने रिस्क निकालने हैं। बात समझ आ रही है। जी सर, बिल्कुल। और मैंने आपको ये बता दिया कि मैंने पहले असाइनमेंट दी थी ओपन, लेकिन उसको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, इसीलिए मैं अब खुद आप लोगों को फोकस कर रहा हूँ कि आसान आसान डिवाइसेस जो आपने देखी हैं सबने, प्रिंटर, स्कैनर, और ये फोटोकॉपियर, ये आपने मुझे इसका बताना। ठीक ठीक है। है सर। यहाँ जी सर। किसी को कंफ्यूजन है तो अभी मुझसे पूछ ले, परसों मुझे नहीं कहना कि हमने पता ही नहीं था। हाँ जी। नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सर ईमेल बता दें एक दफा फिर। ये MISICMAP@gmail.com। MISICMAP@.
ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सर। सर सर इसमें जी कोई से भी डाटा ले, मतलब कोई सी भी डिवाइस ले सकते हैं आप? यार, अभी मैंने डिवाइस के नाम बताए ना। हाँ, नहीं सर, ये अगर तो है। डिवाइस का मतलब, इसके अगर तुम कह रहे अलावा हो आपको एच, पता है कि नहीं इससे नहीं डाटा लीक हो सकता है कि? जी जी सर। नहीं, अभी सवाल के दो मतलब हो सकते हैं कि तुम ये कह रहे हो कि एचपी का प्रिंटर ले लें या डेल का, ये सवाल है। नहीं 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 सर, नहीं नहीं ये नहीं सर। जैसे आपने ये बताया प्रिंटर, स्कैनर, कॉपियर, अगर इन केस मुझे लगता है कि मेरे ऑफिस के लैपटॉप से भी लीक हो सकता है, तो मैं लैपटॉप को भी एग्जांपल ले सकता हूँ, आप उसको लैपटॉप डिफाइन भी कर को, सकता हूँ। आप लैपटॉप की एग्जांपल तो ले ही लें, लेकिन वो भी जरूर लें जो मैंने बताई है। जी सर, ठीक है। बिल्कुल एक्शन। ठीक है सर, ये ओके। मैं इसलिए, ये मेरा कहने का, अगर मैंने आप लोगों को बता दिया ना कोई सर्वर, तो आप लोगों ने में तो आधे लोगों ने तो देखा ही नहीं होगा, शायद नाम ही ना सुने हो, इसलिए मैं नहीं कह रहा। मैं इसलिए वो सिंपल डिवाइसेस के नाम लेके आप लोगों को कह रहा हूँ जो सबने देखी हुई हैं। लेकिन आप लोग ये मत सोचना कि इनके रिस्क नहीं है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। अगर मैं आपको बताऊं, विकी लीक लीक ही कैसे हुआ था, स्कैनर के थ्रू या फोटोकॉपियर के थ्रू, डाटा यहीं से लीक होता है। ये आजकल जो कैमरे वाले मोबाइल्स हैं, ये सबसे बड़े वो हैं, सोर्स हैं डाटा लीकेज का। हर बंदा क्या करता है, किसी भी जगह पे जाके डाटा को पिक्चर ले लेगा और क्या करेगा, व्हाट्सएप पे फैला देगा। ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस होती हैं गवर्नमेंट की, ये कैसे बाहर आ जाती हैं। अभी मीटिंग खत्म नहीं हुई, बाहर आ जा पता चल जाता है मीटिंग में डिसीजन क्या हुआ था। यही वह रीजन है ना। जब भी सर जिधर ये आपके मैट्रिक के पेपर जिधर बनते हैं, जो उधर कौन? ये रोटर मशीनें इस्तेमाल होती है, इंटर और मैट्रिक के पेपर जिधर प्रिंट होते हैं, हम्म। ये जिधर रोटर मशीनें इस्तेमाल होती हैं, उधर से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कोई भी एक्स्ट्रा प्रिंटर, आपको इवन जो एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं ना, वो भी 2-2 3-3 महीने तक वहाँ पे उनको वो स्टे कराया जाता है, उनको बाहर निकलने की अलाउ ही नहीं होता, ताकि बिल्कुल पेपर ऐसे ही, लीक ना हो जाए आपका। बिल्कुल ऐसे ही है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि याद रखें ये बात, हर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें मेमोरी हो, नंबर वन, और जिसमें कनेक्टिविटी हो, बस वो वल्नरेबल है। ये दो चीजें चाहिए। डिवाइस में मेमोरी होगी, इसका मतलब उसमें डाटा होगा, कनेक्टिविटी होगी तो डाटा कम्युनिकेट हो सकेगा, बस। ये जितनी मैंने इलेक्ट्रॉनिक जी डिवाइसेस के नाम आपको दिए हैं, ये बुनियादी फंडामेंटल आउटपुट इनपुट डिवाइसेस हैं। कोई प्रोसेसिंग आपको सोफिस्टिकेटेड डिवाइस का नाम नहीं बताया। मैंने नहीं कहा आप लोगों को कि डेल एज सर्वर टी टेस्ला 100 बताएं। बहुत ही बुनियादी चीजें, ताकि आपको समझ आए, सो दैट यू कैन मेक द सेंस। तो आई होप कि आप लोग डिसअपॉइंट नहीं करेंगे मुझे, मुझे बताएंगे कि ये सर हमने रिस्क निकाले हैं और ये हमारे कंट्रोल्स हैं। एंड आई एम इंशाल्लाह सर। एक्सपेक्टिंग कि आप लोग जो मुझे टर्मिनोलॉजी बताएंगे, मकसद मैंने सीखना नहीं है, मकसद मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले उस पर काम करें, फिर हम सबका डाटा एक दूसरे से शेयर करें। तो अगर 50-50, 40 लोग यहाँ हैं और हर शख्स जो है वो 25-25 रिस्क ले आता है, तो मल्टीप्लाई कर लें उसको आप 50 से, उसमें कितने कॉमन हो जाएंगे, कितने यूनिक हो जाएंगे, तो कितना हमारा बड़ा नॉलेज बेस हो जाएगा। ये है मकसद। तो इसमें हर शख्स ने अपनी एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन करना है, ताकि मैं इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर लगाऊंगा, वो फ्रूटफुल हो सके। अब हम आगे चलते हैं बीसीपी के ऊपर। बीसीपी जो है, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग, इसमें जो सबसे पहला काम होता है वो मैं बता रहा था कि बीसीपी का प्रोसेस है। बीसीपी का प्रोसेस का मतलब ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर बीसीपी, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग का कोई प्रोसेस नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि वो वहाँ पे इस चीज़ को रियलाइज ही नहीं कर रहे हैं कि बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग भी कोई चीज़ होती है। बहरहाल, इसका सबसे पहला काम, सबसे पहला स्टेप बीसीपी प्रोसेस में, इसलिए इसको आप बीसीपी प्रोसेस कह लें या आप बीसीपी साइकिल कह लें। साइकिल से मुराद ये है, या प्रोसेस से मुराद ये है कि सेट ऑफ प्रोसीजर्स जो कि हर दफा परफॉर्म किए जाएंगे। अब इसमें जो सबसे पहला काम है वो क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, बीसीपी पॉलिसी होनी चाहिए। तो नंबर 1 पॉइंट आप लिखें, बीसीपी पॉलिसी फॉर्मुलेशन। बीसीपी पॉलिसी फॉर्मुलेशन यहाँ पे मैं लिखता जाता हूँ ताकि आप लोगों को ये आइडिया रहे।
Let me share the screen. शेयर हो रही है स्क्रीन? यस सर, हो रही है शेयर। ओके। अच्छा जी, अब हमारे पास जो पहला स्टेप है बीसीपी प्रोसेस के अंदर, वो मैंने क्या काम बताया कि हम लोगों ने पहला काम क्या करना है कि बीसीपी पॉलिसी जो है उसको हमने फॉर्मुलेट करना है, राइट। तो बीसीपी, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये हमारे यहाँ जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस आईटी की हैं वो बाकायदा अब फाइनेंशियल कंपनीज को भी इस्तेमाल यूज़ कर रही हैं ये डिज़ास्टर रिकवरी करने की, डिज़ास्टर रिकवरी की प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन, और बाकायदा ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये ड्रिल्स होती हैं। बहरहाल सबसे पहला काम क्या है कि मैंने आपको बता दिया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहला काम क्या है कि देयर मस्ट बी अ बीसीपी पॉलिसी। नंबर 1, फॉर्मुलेशन ऑफ बीसीपी पॉलिसी, ये तो पहला काम हो गया। ओके, नंबर 2 पे लिखें बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस, या हम इसको कह देते हैं पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल एसेट स्लैश सर्विसेज। नंबर 3, ये अब आप ये देखें कि ये टोटल 7 स्टेप्स हैं कि सबसे पहला काम आपने क्या करना है, बीसीपी की पॉलिसी बनानी है। उसके बाद आपने क्या करना है, बिजनेस के जो क्रिटिकल एसेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। इसके अलावा क्या करना है, बिजनेस की जो क्रिटिकल सर्विसेज हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। और थर्डली क्या है कि आपने बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस करना है। अब बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस के अंदर हमने क्या करना है वो मैं आगे चल के बताऊंगा। चौथा हमने क्या करना है, हमने अपने रिकवरी ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई करने। पांचवा क्या करना है कि हमने जो बीसीपी प्लान बनाया है उसको हमने एक टेस्ट करके देखना है। छठा क्या है कि हमने अवेयरनेस और ट्रेनिंग करनी है। ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ड्रिल्स। और लास्टली क्या है कि हमने बीसीपी का ऑडिट करना है।
और उसके बाद हमने क्या करना है कि इम्प्रूव द बीसीपी, और इस तरह हम ये पूरा प्रोसेस जो है वो चलाते रहेंगे। अच्छा जी, अब सबसे पहला काम ये है कि अब हम फॉर्मुलेशन ऑफ बीसीपी पॉलिसी, ये तो मैंने शुरू में बता दिया कि हर ऑर्गेनाइजेशन में हर डोमेन से रिलेटेड एक पॉलिसी होनी चाहिए। पॉलिसी का मतलब मैंने पहले भी बता दिया कि अगर ये पॉलिसी है तो इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप मैनेजमेंट है वो विलिंग है। लेकिन अगर पॉलिसी नहीं है, या वो इनअप्रोप्रिएट है, या वो इनफेक्टिव है, तो इसका मतलब है कि टॉप मैनेजमेंट सिंसियरली इन्वॉल्व नहीं है। उसके बाद दूसरा चीज क्या है कि डिजास्टर किसको हिट करेगा। डिजास्टर या तो आपके एसेट्स को हिट करेगा, या डिजास्टर आपकी सर्विसेज को हिट करेगा। अगर डिजास्टर आपके एसेट्स को हिट करता है तो आपके अगर एसेट्स मुतासर होंगे तो आपकी सर्विसेज भी मुतासर होंगी, और अगर सर्विसेज मुतासर होंगी तो डेफिनेटली फिर आपके जो भी कस्टमर्स हैं वो मुतासर होंगे। तो इसीलिए फिर हमें क्या करना है कि हमें अपने एसेट्स को आइडेंटिफाई करना है, हमें अपनी सर्विसेज को आइडेंटिफाई करना है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मोस्टली एसेट्स और सर्विसेज को आइडेंटिफाई करने से पहले हम, अच्छा अगर मेरा एक सवाल है कि एसेट्स को पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है या सर्विसेज को, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? सर एसेट्स को कस्टमर के को पॉइंट सर ऑफ व्यू से सोचें। सर आई थिंक सर्विसेज को करना चाहिए, क्योंकि सर्विसेज जिस हिसाब से होंगी उस हिसाब की हम एसेट्स मतलब कि वो लगाएंगे ना, और फिर उनको मतलब कि कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करेंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, कोई भी अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कोई भी बिजनेस जो है वो बेसिकली बेस कर रहा होता है कस्टमर नीड के ऊपर। तो हम सबसे पहले सर्विसेज को देखेंगे सर, ताकि उससे हमें कस्टमर की नीड्स का पता चलेगा और उसके बाद हम एसेट की तरफ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यूं ही हम बैक अच्छा ट्रैक सर, जी करेंगे। सर। सर आपने एक अभी मैं सॉरी थोड़ा पीछे जा रही हूँ, आपने बोला था ना कि अगर रिस्क वाला जो अभी आपने एक असाइनमेंट दी है सर। हम्म, अच्छा सर, जी जी। एक मैं छोटी सी बात एक पूछना चाह रही हूँ और शेयर भी कर रही हूँ सर। स्कैनर से रिलेटेड, मतलब कि जैसे जस्ट पूछना चाह रही हूँ कि इसी से रिलेटेड हम लोग लिखेंगे लाइक सर हम लोग के साथ ये हुआ था, मतलब ये 2011 की बात है। ये ब्रांच में सर ये सीन हुआ था कि स्कैनर एक टाइम पे एक कंप्यूटर के साथ मतलब दो जगह पर अटैच था सर, ठीक है। हम्म, हम्म, और सर हुआ ये था कि वो एक और जिस कंप्यूटर के साथ मतलब कैशियर के एक और कंप्यूटर के साथ अटैच था, वहां पे एक और फोल्डर बन जाता था ऑटो जाकर सेव हो अच्छा। जाता था। उसमें सर ये हुआ था कि ओएम ने मतलब ऑपरेशन मैनेजर ने उसको ऐसे किया था कि उसने ना एक मेमो बनाना होता है सर, जिसके ऊपर क्योंकि जो कैश वॉल्ट होता है उसकी डुअल कस्टडी होती है, दो लोगों का कोड लगता है ना, लेकिन ठीक दोनों है। अपना कोड अपने पास रखते हैं, सेव रखते हैं। एक का एक के पास होता है, दूसरा का दूसरे के पास। उसने जब मेमो बनाया और वो सारा जो भी कुछ प्रैक्टिस उनकी थी, उन्होंने उसको जब स्कैन किया है ना सर, तो वो उसके कैशियर के सिस्टम में जाके सेव हो गया, उनका डॉक्यूमेंट उनके पास भी आ गया और कैशियर के पास भी चला गया। ओके। और सर इससे फ्रॉड हो गया था काफी, मतलब ना क्योंकि कैशियर के पास दोनों कोड्स चले गए थे, एटीएम के भी और वॉल्ट के भी। तो उसने मतलब काफी फ्रॉड कर लिया था। तो मतलब इस चीज से रिलेटेड हमने असाइनमेंट बनानी है ना। हाँ जी, बिल्कुल। आपने कोई वाकया नहीं ढूंढा, मतलब वाकया मिल जाए तो ठीक है, लेकिन यही चीज है। अच्छा, अब उसका तोड़ क्या है? अब मैं इसको यहाँ से एक, चलो यहाँ से एक और बात पता चल गई। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब आप प्रैक्टिकली ऑफिस में जाएंगे ना, तो दो तरह के प्रिंटर्स होते हैं जब आप ऑफिस इन्वायरमेंट में जाएंगे। अमूमन ये होता है कि ऑफिस में अगर 250 एम्प्लॉयज हैं तो हर एम्प्लॉय के कंप्यूटर के साथ प्रिंटर डेडिकेटेडली अटैच करना कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं होता। अक्सर अगर आप गौर करें तो ये कॉमन सेंस है कि 250 एम्प्लॉयज हैं तो मैं 250 एम्प्लॉयज के लिए 250 लैपटॉप तो लाऊंगा, लेकिन 250 प्रिंटर नहीं खरीदूंगा। तो मैं क्या करता हूँ कि प्रिंटर को शेयर्ड यूज करता हूँ। शेयर्ड प्रिंटर का मतलब ये है कि हम एक नेटवर्क बना लेते हैं और तमाम कंप्यूटर्स को और प्रिंटर को कनेक्ट कर देते हैं। अब जिसने भी प्रिंटिंग करनी है हमारे पास एक सेंट्रलाइज प्रिंटर आ जाता है, जिसने भी प्रिंटिंग करनी है वो सेंट्रलाइज प्रिंटर पे प्रिंट भेज देता है। अच्छा, कुछ कुछ ऑफिस में ये होता है कि अमूमन ये होता है कि जो सीनियर लोग होते हैं उनके पास अपना अपना एक प्रिंटर होता है, क्योंकि उनकी अपनी अपनी ज़रूरियात ज़्यादा होती हैं।
अच्छा, मैंने आपको थोड़ी देर दिनों पहले परसों शायद एक असूल बताया था कि नीड टू नो। अब एक कोई किसी ऑफिस में फॉर एग्जांपल कोई डायरेक्टर है या कोई सीटीओ है, उसको तो प्रिंटर चाहिए। अच्छा, लेकिन अगर कोई हेल्पर है तो क्या उसको एक डेडिकेटेड प्रिंटर चाहिए? आई डोंट थिंक सो। तो कहने का मकसद ये है कि हमें आइडेंटिफाई, तो दो तरह के प्रिंटर्स होते हैं। एक प्रिंटर जो कि आपकी मशीन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, उसको हम कहते हैं स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन का मतलब होता है कि वो आपके लिए एक्सक्लूसिव है। अच्छा, एक होता है जिसको हम कहते हैं शेयर्ड, जो कि तमाम लोगों के दरमियान शेयर्ड है। अब जिसने अलग रखा हुआ है, क्या उसने अलग करने से पहले उसका कोई अप्रूवल लिया था? नंबर वन, क्या उसको उसकी ज़रूरत है? नीड टू नो। तो हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई क्या उसकी ज़रूरत भी है उसके पास रखने की कि नहीं। और अगर उसको नीड है तो फिर मैनेजमेंट से वो अप्रूवल ले। राइट। तो ये है कॉन्सेप्ट। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि ज़रूरत चीज़ पहले खरीद लेते हैं, ज़रूरत बाद में क्रिएट होती है। बाहर ऐसा होता है कि पहले ज़रूर जस्टिफाई करनी पड़ती है, फिर चीज़ आती है। तो बहरहाल बिल्कुल सही है कि आपने इस तरह की रिस्क, आपने तो ये इंसिडेंट बताया, ये बेसिकली एनी जो आपने बताया ये इंसिडेंट था, लेकिन जी सर। इंसिडेंट हुआ क्यों? क्योंकि शेयर्ड था, राइट? तो या प्रॉपरली सर एक्सेस राइट्स नहीं सर थे, वो असल कॉपी में क्यों बन गई? ओएम का शेयर मतलब स्कैनर नहीं था बेसिकली, लेकिन वो हम्म, सेटिंग में कोई इशू आ गया, या मे बी हाँ, इसको हम ये यस, भी कह सकते हैं कि यही जो मैं आप कहना कह चाह रहे रहा हूँ हैं कि अगर आपके पास मिस नॉलेज नहीं कॉन्फ़िगर्ड, है। मिस कॉन्फ़िगर्ड था, वो मैल कॉन्फ़िगर्ड था, हम्म, प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड नहीं था, या उसके एक्सेस राइट्स प्रॉपरली डिफाइंड नहीं थे। हमने रूट कॉज क्या था कि दो जगह कॉपी क्यों बन रही है? तो मिसकॉन्फ़िगर्ड हो गया ना। अब ये जो मिसकॉन्फ़िगरेशन है, इसकी वजह से देखिए कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो इस तरह के रिस्क आपने आइडेंटिफाई करना है। तो जी ये भी सर। बहरहाल आप अपने जहन में रखना है, जो मैंने अभी आगे बात बोली है कि स्कैनर स्टैंड अलोन भी हो सकता है और नेटवर्क पे भी हो सकता है। नेटवर्क से मुराद शेयर्ड है। तो आप इन डायमेंशन में भी सोच सकते हैं, ये आपने बताना है। जी सर, ठीक हो गया। ओके। ओके, तो मैं भी बता रहा था कि बीसीपी में आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई एसेट्स नहीं करने, आपने ये देखना है कि कस्टमर के लिए कौन सी सर्विसेज ज़्यादा अहम है। तो जो सर्विसेज हमारे कस्टमर के लिए ज़्यादा अहम होंगी, इसका मतलब ये है कि वो बिजनेस के लिए भी ज़्यादा अहम है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, अपनी तमाम सर्विसेज को आइडेंटिफाई करना है। अब अगर कोई सर्विस इंपॉर्टेंट है तो सर्विस को डिलीवर करने के लिए जो एसेट इन्वॉल्व होगा वो भी ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, क्रिटिकल बन जाएगा। राइट। तो हमें सबसे पहले सर्विसेज आइडेंटिफाई करनी है, फिर हमें सर्विसेज की क्लासिफिकेशन करनी है। तो इवेंचुअली हमें ही पता चल जाएगा कि हमारे जो जो उन सर्विसेज को डिलीवर करने में जो एसेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली उनकी क्लासिफिकेशन भी हो जाएगी। तो बहरहाल ये एक तरह का कह लें कि हमने सबसे पहला काम क्या किया, ये जो मैं अभी बता रहा था कि आइडेंटिफिकेशन सर्विस, इसमें दो काम हमें करने हैं। पहले काम हमें क्या करना है, हमें अपनी सर्विसेज को लिस्ट करना है। ये बहुत ही आसान सा काम है। ये हमने क्या कर लिया, लिस्ट द सर्विसेज। अच्छा, अब दूसरा काम हमें क्या करना है, क्लासीफाई देम। अच्छा, अब क्लासीफाई देम से मुराद क्लासीफाई द सर्विसेज। अच्छा, यहाँ पे मैं सर्विसेज लिख देता हूँ। अच्छा, अब क्लासीफाई करने का क्या तरीका होता है? अमूमन हमारे पास दो तरीके होते हैं इसके लिए। हमारे यहाँ अमूमन एक रैंकिंग सिस्टम होता है। रैंकिंग सिस्टम जो है वो तो या तो क्वालिटेटिव हो सकता है और क्वांटिटेटिव हो सकता है। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव का मतलब ये है कि हम कहें कि जो सिस्टम्स हैं हमारी, ये सर्विसेज हैं, वो क्रिटिकल हैं और नॉन क्रिटिकल हैं। ठीक है, ये दो
2 डिविजन हमने कर ली। अच्छा, वैसे तो अमूमन 2 से ज़ायद होती हैं, लेकिन हमने 2 कर ली। अब हम उसको क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल में क्या लेंगे, तो ये क्वालिटेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर हम 0 और 1 में कर देंगे, 0 का मतलब होगा नॉन क्रिटिकल, 1 का मतलब होगा क्रिटिकल, तो ये क्वांटिटेटिव हो जाएंगे। तो डिपेंड करता है। तो अमूमन ये होता है, ये बात याद रखिएगा कि जितना भी प्रोसीजर है, ये मैंने कहा शुरू में कहा कि ये साइकिल है। साइकिल का मतलब ये है कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व होगा, बेहतर से बेहतर होगा। तो जब हम फर्स्ट टाइम कहीं पे ये प्रैक्टिस शुरू करें, तो अमूमन हम किस तरह शुरू करते हैं, क्वालिटेटिव, और बाद में फिर हम क्या करते हैं, उसको क्वांटिटेटिव की तरफ चले जाते हैं। अगर हम शुरू में ही क्वांटिटेटिव कर लें, ये एक अच्छी एफर्ट है, इसमें पहले ज़्यादा होमवर्क करना पड़ेगा। लेकिन हम क्वालिटेटिव कर लेंगे, उसका फ़ायदा ये होगा कि एक चीज़ शुरू हो जाएगी और आहिस्ता-आहिस्ता फिर हम उसको क्वांटिटेटिव की तरफ ले जाएँगे। तो एक ही तरीका होगा। तो बहरहाल, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, बीसीपी में सर्विसेज की क्लासिफिकेशन की बात करें, तो हमारे पास 4 क्लासिफिकेशन है जो कि आपकी किताब के मुताबिक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि क्लासिफिकेशन यही हो, ये ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक भी हो सकती है, उसके कोई और नाम भी हो सकते हैं, लेकिन उनके नाम के साथ उनकी डेफिनेशन भी होनी चाहिए। बहरहाल, हम उसको कह देते हैं नंबर 1 क्रिटिकल, नंबर 2 पे मैंने लिख दिया है वाइटल, तीसरे पे मैंने लिख दिया है सेंसिटिव, और चौथे पे लिख दिया है नॉन क्रिटिकल। अब ये हमारे पास 4 सर्विसेज आ गई, 4 किस्म की हमारे पास कैटेगराइजेशन हो गई। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर्विसेज को लिस्ट डाउन करेंगे, उसमें से हम ये सोचेंगे कि वो जो एक रिस्क है, जो सर्विसेज हैं, वो इनमें से कौन सी कैटेगरी में आएंगी। फिर उसके बाद उन सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए जो हम रिसोर्सेज या एसेट्स इस्तेमाल कर रहे होंगे, वो बाय डिफॉल्ट इस उसी कैटेगरी में लाई कर रहे होंगे जिस कैटेगरी में वो सर्विसेज लाई कर रही होंगी। अब पहले तो हमें ये फर्क समझना है कि क्रिटिकल, वाइटल, सेंसिटिव और नॉन क्रिटिकल जो सर्विसेज हैं, या जो सिस्टम्स हैं, या जो प्रोसेसेस हैं, हम इनको प्रोसेसेस भी कह सकते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। अब मैं इसको बिल्कुल लो से शुरू करता हूँ। नॉन क्रिटिकल का मतलब ये है कि ये वो सर्विसेज हैं कि अगर ये सर्विसेज इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बंद भी हो जाएं, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को कोई फाइनेंशियल या उसकी गुडविल को कोई बहुत ज़्यादा खतरा नहीं होगा। इट मीन्स दे आर सच टाइप ऑफ सर्विसेज दैट if they are interrupted for an indefinite period of time, they will cause no harm to the organization, right? तो हम इसको कहेंगे कि नॉन क्रिटिकल। अच्छा, अब इनकी मिसाल भी हम आगे दे देते हैं एक एक करके। फॉर एग्जाम्पल, कोई डिजास्टर होता है तो ऑडिट जो है, ऑडिट या फ्यूचर की प्लानिंग, कि हमने अगले 5 साल क्या करना है, अगर हम उस प्लानिंग के अमल को रोक दें ड्यूरिंग डिजास्टर, तो कोई मसला है, उससे कोई नुकसान होगा नहीं। अगर ड्यूरिंग डिजास्टर हमने बेसिकली ये देखना है कि जब डिजास्टर होगा तो हमने किसको चलाए रखना है और किसको बंद कर देना है। तो अब हम करते हैं कि हम किसको चलाए रखना जरूरी है। तो अगर ड्यूरिंग डिजास्टर से पहले ऑडिट चल रहा था और डिजास्टर आ गया, खुदा ना खास्ता, तो क्या अब हमें ऑडिट को चलाए रखना है या ऑडिट को बंद कर देते हैं। और अब हमें फिर ये देखना है कि उसके बंद करने से क्या ऑर्गेनाइजेशन को किसी किस्म का कोई फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल नुकसान होगा या नहीं होगा। फ्यूचर की प्लानिंग है, राइट। ये नॉन क्रिटिकल प्लानिंग। सेंसिटिव क्या है, ये वो फंक्शंस हैं या वो सर्विसेज हैं या वो प्रोसेसेस हैं या वो फंक्शंस हैं कि अगर ये बंद हो जाएं, if they are closed, if they are hit by a disaster, then they can be performed manually. They can be performed manually, and the cost of operating them is manageable. And the duration for which they are manageable is can be up to a week or up to 15 days. तो ये वो functions हैं
ये इस कैटेगरी में वो फंक्शंस आएंगे या वो सर्विसेज आएंगी कि अगर इनको बंद भी या ये बंद हो जाए या इनको बंद कर दिया जाए, राइट, तो अगर इनको चलाना है तो इनको किसी और तरीके से भी चलाया जा सकता है। इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, मैनुअल, क्या हम इसको मैनुअली पे परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, वाइटल से मुराद क्या है, मतलब अगर मुझे मार्केटिंग करनी है, डिजिटल मार्केटिंग नहीं हो रही, तो क्या मैं मार्केटिंग को नॉन डिजिटल वे में कर सकता हूँ? यस ऑफ कोर्स कर सकता हूँ। तो ये सेंसिटिव हो गया। वाइटल से मुराद ये है कि ये वो फंक्शंस हैं जो कि मैनुअली परफॉर्म किए जा सकते हैं। अब हमें जहन में टेक्नोलॉजी रखनी है, हम टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं। ये वो प्रोसेसेस हैं जो कि मैनुअली परफॉर्म किए जा सकते हैं, लेकिन दे कैन नॉट बी परफॉर्म्ड मैनुअली फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज if, yeah, in other words to say, these are those processes that if they are interrupted, their cost of interruption is very high, right? And their सर प्लीज cost एक of, बार सारे मैं सब अभी एक दफा रिपीट करूंगा। सर अगर लिख And देंगे तो सर बहुत अच्छा होगा, ये सर मैं हमें भी क्लियर हो जाएगा। और मैं एक दफा समझा दूं, फिर उसके बाद एक दफा फिर लिख भी दूंगा। अगर दोनों काम करूंगा तो फिर मैं फोकस नहीं रह पाऊंगा। अच्छा, इसके मुकाबले में जो क्रिटिकल एसेट्स हैं, ये वो एसेट्स हैं कि एक तो पहली बात ये वो सर्विसेज हैं कि एक तो इनका कोई ऑल्टरनेट नहीं, मतलब दे कैन नॉट बी परफॉर्म मैनुअली, नंबर वन। नंबर टू ये है कि इफ दे आर इंटरप्टेड, देयर कॉस्ट ऑफ इंटरप्शन इज वेरी हाई। if the cost of interruption is very high, right, इसका मतलब ये है कि अगर किसी चीज की इंटरप्शन बहुत हाई है, इट मींस देयर they must be they must be made operational in a very short period of time। तो तीन बातें आप नोट कर लें, तीन बातें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बेसिक्स चीजें क्या हैं, इनकी जो वो है डिविजन्स हैं। नंबर वन, वेदर दे कैन बी परफॉर्म्ड मैनुअली, नंबर वन। What is the cost of interruption? Is it tolerable? How long does it remain tolerable? अच्छा, असूल ये है, if the cost of interruption is high, then it has very low tolerance। इसका मतलब ये है, it must be made available very shortly। ठीक है, ये तीन आपने याद रखने हैं। पहले मैंने क्या बताया, क्या उनको मैनुअली परफॉर्म किया जा सकता है, इसको भी हम आखिर में ले जाते हैं। अगर कोई चीज बंद हो जाए, अगर कोई, आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है, अगर कोई चीज बंद हो जाए तो उसकी कॉस्ट ऑफ इंटरप्शन क्या है, नंबर वन। और वो जो कॉस्ट ऑफ है, इज दैट कॉस्ट
क्या वो काबिल बर्दाश्त है नुकसान, और वो कितने अरसे तक बर्दाश्त कर सकते हैं, राइट। और चौथी बात ये कि जिस तरह भी कोविड वाला मामला था, तो कोविड की वजह से जो बिजनेस बंद हुए, राइट, तो उनका एक वो जो बंद थे जिस वक्त के लिए, उसको कहते हैं डाउन टाइम, उसकी कोई ना कोई कॉस्ट होती है। वो वो कॉस्ट हमें कब तक हम उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। जितना जितना फाइनेंशियल नुकसान हम बर्दाश्त कर सकते हैं, उससे हमें ये पता चल जाता है कि वो चीज कितने दिन बंद रहे तो हमें कोई मसला नहीं है। और इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि हमें उसको कम से कम कितनी जल्दी दोबारा खोलना है। ये बात कुछ क्लियर हो रही है? तो अगर किसी सर्विस या किसी बिजनेस प्रोसेस की कॉस्ट ऑफ इंटरप्शन बहुत हाई है, तो इसका मतलब होगा कि वो क्रिटिकल होगा। और अगर किसी के बंद हो जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो नॉन क्रिटिकल है। और अगर यूं सपोज कर लें कि अगर किसी सर्विस के 1 या 2 दिन, बस 1 या 2 दिन से ज्यादा हम उसके बंद होने को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो क्रिटिकल में। और अगर उसका जो इंटरप्शन का दौरानिया है वो हफ्ते तक का है, जिसको हम बर्दाश्त कर सकते हैं, तो वो वाइटल में आएगा। और अगर हम उसकी इंटरप्शन की ड्यूरेशन को 15 दिन तक बर्दाश्त कर सकते हैं, तो वो सेंसिटिव में आएगा। और अगर हम उसके बंद होने से, इनडेफिनेट बंद होने से हमें कोई नुकसान ही नहीं पड़ता या कोई नुकसान ही नहीं होता, तो वो नॉन क्रिटिकल है। तो क्रिटिकल सर्विसेज वो हैं, आर दोज सर्विसेज which cannot whose downtime can not be tolerated more than 2 days or 4 days. Non-critical are those services whose downtime can be tolerated for an indefinite period of time. Can be tolerated. Whose sensitive are those services whose downtime can be tolerated by a month. Whose downtimes can be tolerated up to 15 days. यहाँ तक कुछ क्लियर हो रही है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, ये असूल आपने याद रखना है। अगर किसी की कॉस्ट, अच्छा कॉस्ट ऑफ, अच्छा इसको मैं यूं कह देता हूं, जो ड्यूरेशन ऑफ इंटरप्शन है इसको हम कहते हैं डाउन टाइम। ये याद रखना है आपने लफ्ज, ठीक है। अच्छा, जो ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है या अवेलेबिलिटी है, इसको हम कहते हैं अप टाइम। ये बात तो समझ आ रही है, हो रही होगी।
जितनी देर एक चीज अप रहती है उसको क्या बोलते हैं? अप टाइम। जितनी चीज एक चीज बंद रहती है उसको क्या बोलते हैं? डाउन टाइम। आप अप टाइम कितना एक्सपेक्ट करते होंगे बिजनेस का? हाउ मच अप टाइम you are expecting? 24/7 सर। मतलब 100% ना? 100% तो हम नहीं कह सकते, 99.99। और डाउन टाइम 2 या 3% सर। हाँ 2-3%। जितना डाउन टाइम क्लोजर टू 0 होगा उतना बेहतर है, और जितना अप टाइम 100 के करीब होगा उतना अच्छा है। अच्छा, डाउन टाइम जो है उसकी एक कॉस्ट होती है, उसको कहते हैं डाउन टाइम कॉस्ट। ऐसे ही है। और अब किसी चीज को अप रखने की भी कॉस्ट होती है, फिलहाल हम उसमें नहीं जा रहे। एक होती है डाउन टाइम कॉस्ट। अब डाउन टाइम कॉस्ट भी दो किस्म की है। एक है जो आपके लिए बर्दाश्त, काबिल बर्दाश्त है, उसको हम कहते हैं टॉलरेबल डाउन टाइम कॉस्ट। और एक वो है जो कि अनटॉलरेबल है। ठीक है, अनटॉलरेबल का मतलब ये है कि अब सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस को खतरा पड़ेगा। ये बात कुछ क्लियर हो रही है? ये यस याद सर। रखें, डाउन टाइम कॉस्ट। एक होती चीज है डाउन टाइम, एक चीज है डाउन टाइम कॉस्ट। एक है टॉलरेबल डाउन टाइम कॉस्ट और एक है इनटॉलरेबल कॉस्ट। तो हम इससे टॉलरेबल डाउन टाइम भी निकाल सकते हैं। हम इसको यूज कर लेते हैं। एक होता है टॉलरेबल डाउन टाइम और फिर उसकी होती है टॉलरेबल डाउन टाइम कॉस्ट। ठीक है, तो अगर एक सर्विस का जो डाउन टाइम है, टॉलरेबल डाउन टाइम 4 दिन से ज्यादा नहीं है, तो फिर वो सर्विस क्या कहलाएगी? क्रिटिकल। अगर किसी सर्विस का टॉलरेबल डाउन टाइम 4 to 15 डेज है तो वो क्या कहलाएगी? वाइटल। किसी का 1 मंथ है तो वो सेंसिटिव। और किसी का अगर वो है ही नहीं, 0 है, तो वो क्या कहलाएगी? नॉन क्रिटिकल। ये बात क्लियर हो गई? अब जो एसेट्स क्रिटिकल सर्विसेज को सपोर्ट दे रहे हैं वो एसेट्स क्या कहलाएंगे? क्रिटिकल। जो एसेट्स वाइटल को सर्विसेज दे रहे हैं वो वाइटल। इसी तरह सेंसिटिव और नॉन क्रिटिकल। ये बात कुछ क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, तो अब हमने पहला काम कर लिया, बीसीपी पॉलिसी बना ली, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल एसेट्स। जब हमें एसेट्स और सर्विसेज का पता चल गया तो अब हमें क्या करना है? बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस। ठीक है, बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस में हम निकालते हैं आरपीओ और आरटीओ। आरपीओ बनता है रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव, और इससे बनता है रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आरपीओ आरटीओ ये दो निकालने हमने बीआईए में। किसके? सर्विसेज के, जो हमने ऊपर आइडेंटिफाई की। ये अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है जी, ओके बासिम, आई एम लीविंग। किसी का कोई सवाल? सर असाइनमेंट के क्वेश्चन जारी वेडनेसडे को हमारी क्लास। आज का दिन, सर 1 मिनट जरा। आज मंडे है, कल मेरी क्लास नहीं है, ट्यूसडे को मेरी क्लास नहीं है। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, देयर इज नो क्लास ऑन ट्यूसडे। पहली नंबर 1। नंबर 2,
नेक्स्ट क्लास हमारी वेडनेसडे को है, सेम टाइम के ऊपर, और आपने मुझे असाइनमेंट्स वेडनेसडे को सबमिट करनी है। कल तक कोई कर ले, कल दे दे, बहुत अच्छी बात है जी। आप सवाल पूछें। सर मेरा एक क्वेश्चन था, केट और CSA डिडक्टिव कंट्रोल है क्या? केट और CSA कंट्रोल सर ये बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस दोबारा एक बार रिपीट करना, ये क्यों कंडक्ट करते हैं? अभी तो मैंने बताया नहीं, शुरू ही नहीं। अभी तो मैंने सिर्फ ये बताया कि DIA में R2 R2 में फाइल है, वो अगले में करते हैं DIA की। ठीक है। और जो कैट है वो डिटेक्टिव कंट्रोल है, और जो CSA है वो हमारा प्रिवेंटिव कंट्रोल है। सर बुक में तो CSA भी डिटेक्टिव कंट्रोल दिया हुआ है बुक में। CSA यस सर। डिपेंड करता है कि वो इंडिविजुअल है या ऑर्गेनाइजेशनल है। अच्छा सर, अगर इंडिविजुअल हो या फिर क्या सिचुएशन होगा? अगर इंडिविजुअल है, मोस्टली CSA का जो प्रोग्राम है उसका मकसद ये होता है कि आप अपनी, क्या कहना चाहिए, गलती ना करें। यस सर, एम्प्लॉयज को एम्पावर देना है। हाँ, एम्पावर देना है उसमें अकाउंटेबिलिटी, ताकि गलती ना हो। अब गलती ना हो, गलती होने से बच जाए तो प्रिवेंटिव कंट्रोल है। ठीक है। यस सर। ठीक है। लेकिन अगर आप ऑडिट की बात करें, ऑडिट का मकसद है कि वो डिटेक्शन है। यस सर। ठीक है। हाँ, अगर हम इंडिविजुअल कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट की बात करें तो हम कहेंगे कि वो डिटेक्टिव है, और ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट की बात करें तो वो प्रिवेंटिव है। ओके सर। और कोई सवाल? नो सर, थैंक। ओके ओके बासे। ओके सर। अल्लाह हाफिज। कल क्लास नहीं है, परसों क्लास होगी। ओके, बाय बाय। अल्लाह हाफिज सर।